तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। किस्मत भी क्या रंग दिखाती है, क्या खेल दिखाती है। एक शख्स जिसके ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगा, जिसे देश का गद्दार कहा गया, देशद्रोही कहा गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसे जेल भेजा गया। उसके परिवार, उसके रिश्तेदार और ख़ुद उसे तमाम लांछन, तमाम इल्ज़ाम सहने पड़े। देशद्रोही या देश का गद्दार का जो दाग होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है, और वो भी उस देश के लिए जो पड़ोस में जिससे हमारे सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब हैं, पाकिस्तान। तो कभी उसे पाकिस्तान का जासूस कहा गया। हमारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यूपी की एसटीएफ और तमाम जो अलग एजेंसियां थीं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया, रिपोर्ट फाइल की, गिरफ्तार किया, मामला कोर्ट में गया। अगले 12 साल तक वो मुकदमा लड़ता रहा, और इन मुकदमों को लड़ने से पहले वो खुद एक कानून की पढ़ाई करना चाहता था। उसने एलएलबी किया, लॉ में ग्रेजुएशन हासिल की, डिग्री ली। और इन सारी मुश्किलों, उतार चढ़ाव के बीच कोई भी इंसान भटक सकता है, गलत रास्ते पर चल सकता है, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा, और इन तमाम मुकदमों का, तमाम तोहमतों का, तमाम इल्ज़ामों का गम धब्बा अपने माथे पर लिए बस लड़ाई लड़ता रहा। और किस्मत देखिए कि अब उसी शख्स को, जो न जाने कितनी ही तारीखों पर, कितनी ही पेशियों में, कई जजों का जिसने सामना किया, अब किस्मत ने उसे एक मौका दिया कि अब तुम जज की कुर्सी पर बैठो और तुम फैसला सुनाओ, और तुम देखो कि कौन बेगुनाह है जो तुम्हारे जैसा भी कभी इस तरह के जुल्म को सह चुका हो, झेल चुका हो। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे कभी जासूस कहा गया, और अब मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो उत्तर प्रदेश के किसी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठा होगा। ये कहानी है प्रदीप कुमार की। प्रदीप कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक नौजवान। प्रदीप कुमार की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रदीप कुमार के पिता खुद जज थे, पढ़ाई लिखाई में वो ठीक था। बचपन से उसका सपना था कि वो अपने पिता की तरह जज बनेगा, इसीलिए उसने कानून की पढ़ाई को चुना। उसने एलएलबी किया, लॉ में डिग्री हासिल की। लेकिन अभी ज़िंदगी की जद्दोजहद को उसे झेलना था। तब बेरोज़गारी के वो दिन थे, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये सब करता, अचानक 13 जून 2002, यही वो तारीख़ है, को यूपी एसटीएफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ लोग घर आते हैं और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब प्रदीप कुमार की उम्र करीब 24 साल थी। प्रदीप कुमार को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। पूछा जाता है, भाई इल्ज़ाम क्या है? तो फिर बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हो, और जो हमारे खुफिया राज हैं उनको तुम दुश्मन देश को पहुंचा रहे हो। अब ये छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं था, बड़ा इल्ज़ाम था, और इसलिए बड़ा था क्योंकि आप देश से गद्दारी कर रहे हो। जब ये मामला कोर्ट में गया और गिरफ्तारी हो गई, तो जब चार्जशीट दाखिल हुई तो जो इल्ज़ाम थे वो ये थे कि जो कानपुर का कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी का जो एरिया है, वहाँ के खुफिया, वहाँ की जानकारी ये पाकिस्तान तक पहुँचा रहा था। अब कैसे? तो वो ज़रिया और वो कहानी चार्जशीट की ज़ुबानी बताई गई कि एक फैज़ल इलाही नाम का शख्स कानपुर में, उसकी एक फ़ोटो स्टेट की शॉप है, और उसी शॉप को चलाता है। और उस फ़ोटो स्टेट शॉप में अक्सर प्रदीप कुमार का आना जाना होता था, चूँकि वो पढ़ाई करता था एलएलबी की और लॉ की डिग्री ली, जज की नौकरी के लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहता था। तो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे उसकी स्टडीज़ के मटेरियल उसके अक्सर फ़ोटो स्टेट कराने इस शॉप पे जाता था, फैज़ल इलाही के। तो एक रोज़ फैज़ल इलाही और साथ में प्रदीप कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो तारीख थी 13 जून 2002। इल्ज़ाम ये लगा कि फैज़ल इलाही असल में पाकिस्तान का जासूस है,
और फैज़ल इलाही ऐसे लोगों को चुनता है और उनको अपने झांसे में लेता है, पैसे का लालच देता है, जो ख़ासतौर पर नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसटीएफ की कहानी के हिसाब से, चूँकि प्रदीप कुमार अक्सर आया जाया करता था, उसे कानून की अच्छी खासी जानकारी थी, पढ़ा लिखा था, तो फैज़ल इलाही ने उसे भी लालच दिया और कहा कि तुम अगर कानपुर कैंटोनमेंट एरिया की कुछ खुफिया जानकारी, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की और चीज़ें दोगे तो हम तुम्हें बदले में पैसे देंगे। इसके बाद इल्ज़ाम ये लगा कि प्रदीप कुमार फ़ोन पर, टेलीफोन पर फैज़ल इलाही को खुफिया जानकारी देता था और वो इस जानकारी को आगे पाकिस्तान में पास आउट करता था। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई ऐसे दस्तावेज़ नहीं, कोई ऐसा नक्शा नहीं, कोई और ऐसी इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं सीक्रेट पेपर नहीं, जो पर्सनली लाकर देना होता था प्रदीप कुमार को, ये इल्ज़ाम के हिसाब से। तो फिर कैसे जासूसी हो रही थी? तो जासूसी ये हो रही थी कि वो बस कानपुर कैंटोनमेंट एरिया से जुड़े कोई भी खुफिया जानकारी एक नंबर पे फ़ोन करता और फैज़ल इलाही को मैसेज पास आउट करता, वो इन्फॉर्मेशन, और फैज़ल इलाही उसको आगे दे देता। यानी कोई दस्तावेज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ फ़ोन पे जानकारी दे रहा है। और यही केस बना और इसी के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा गया, चार्जशीट दाखिल हुई, अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे क्या आलम और हालत क्या होती है हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। 2002 13 जून को अरेस्ट हुए थे प्रदीप कुमार। अब मुकदमेबाजी का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, 12 साल बीत गए। 12 सालों में अभी लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक भी नहीं गया, फैसला ही नहीं आया था। आखिरकार 12 साल के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, वहाँ की लोकल जो कोर्ट है। और जो 12 साल के बाद 2014 में लोकल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, वो एक ऐतिहासिक फैसला था 2014 में। और वो ये कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, यूपी की एसटीएफ, बाकी जो सिस्टर एजेंसियां हैं, उन सभी ने पकड़ तो लिया प्रदीप कुमार को, लेकिन इन 12 सालों के मुकदमेबाजी के दौरान, तमाम पेशियों के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, एविडेंस सबमिट करने के दौरान उन्होंने एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया जिससे ये पता चल सके कि प्रदीप कुमार भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। प्रदीप कुमार के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, यानी कि वो देशद्रोह, या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें काफ़ी कड़ी सज़ा है। तो जितने भी सेक्शन से और जो वो सेक्शन लगाए गए, जो धाराएं, जो इल्ज़ाम लगाई गई और जो सबूत थे, वो दोनों अलग अलग कहानी बयान कर रहे थे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कहा गया कि नहीं साहब, ये जानकारी देते थे कानपुर कैंटोनमेंट एरिया के। पूछा गया जज साहब ने कैसे, बताया फ़ोन पे। तो बोला आपके पास फ़ोन पे जानकारी देने की कोई जानकारी है कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक की, कोई रिकॉर्डिंग है, या फिर ये कि कोई पुख्ता जानकारी कि इस दिन कैंटोनमेंट एरिया में हुआ और उसके बाद इतने देर के अंदर, ये इतने तारीख में इसने फ़ोन किया और वो इन्फॉर्मेशन इसने पास ऑन किया। फ़ोन पर जानकारी दे रहा है, लेकिन फ़ोन पे क्या जानकारी दे रहा है, उस फ़ोन के एविडेंस, फ़ोन की कोई रिकॉर्डिंग, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ ये कि फ़ोटो स्टेट शॉप में प्रदीप कुमार ने फ़ोन किया। अब प्रदीप कुमार इतने लंबे वक्त से उस फोटो स्टेट में जा रहा था। आज के दौर में जैसे हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नंबर हम एक्सचेंज करते हैं, तो सिर्फ फ़ोन करना इस बात का सबूत नहीं हो सकता है कि वो जासूस है। तमाम बहसबाजी के बाद आखिरकार 2014, 12 लंबे सालों के बाद अदालत ने प्रदीप कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि ये सिस्टम की नाकामी है और सिर्फ अपनी अपनी शाबाशी के लिए एक बेकसूर को फंसा दिया गया था। प्रदीप कुमार ने राहत की सांस ली। इतने लंबे सालों तक जो उसके माथे पर दाग था देशद्रोह का, वो धुल गया। कोर्ट का फैसला आया, प्रदीप बरी हो गया। अब उसने अपना ध्यान लगाया अपने उस मकसद पर जिसके लिए वो जी रहा था। उसने कहा कि अब मैं जज बनूंगा। कानून की डिग्री पहले ही थी, अब उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। 2014 में वो बरी हुआ। 2 साल तक उसने जमकर मेहनत की। 2016 आया। 2016 में उसने यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को अपेयर किया।
यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से ये होता है कि आपकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। 2016 में एग्ज़ाम में बैठता है प्रदीप कुमार और पहले ही अटेम्प्ट में यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। न सिर्फ क्लियर कर लेता है बल्कि 27th रैंक लाता है, 27वीं पोजीशन, और ये पोजीशन काफ़ी बड़ी है। अब वो एग्ज़ाम तो पास कर गया, 27वीं पोजीशन पे ले आया, कायदे से उसको एडिशनल मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी मिलनी है। लेकिन 12 साल उधर अदालती चक्कर, कानून के, एजेंसियों के, और अब उसके बाद 2016 के बाद अगले 8 सालों तक फिर एक लड़ाई लड़ी एग्ज़ाम पास करने के बावजूद। जब उसने एग्ज़ाम पास किया तो अब कायदे से उसको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए थी यूपी के अंदर किसी भी जगह पर जो वैकेंसी अगर किसी कोर्ट में है तो वहाँ उसको जज के तौर पर भेजना है। लेकिन हुआ क्या कि उसके साथ पास किए बाकी तमाम जो कैंडिडेट थे उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, प्रदीप कुमार को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 12 साल पुराना जो उसके ऊपर केस था, जिसमें ऑलरेडी हालांकि वो बरी हो चुका है, लेकिन केस वो उसके अब राह में एक दुश्वारियां पैदा कर रहा था। तो क्या करे, साल बीत गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर प्रदीप कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया 2017 और कहा कि साहब मैंने एग्ज़ाम पास किया है, 27वीं रैंक है मेरी, मेरे साथ के तमाम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गया, आप सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, जज बनेंगे, मेरा क्या कसूर है? आप ही जैसी अदालत ने मुझे बरी भी कर दिया है और मैंने एग्ज़ाम मतलब क्लियर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी अर्ज़ी को कबूल किया और उसके बाद यूपी सरकार को नोटिस जारी किया अगस्त 2017 में और कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर यूपी सरकार और वहाँ के गवर्नर प्रदीप कुमार के बारे में अपनी रिपोर्ट, अपनी राय, अपनी ओपिनियन कोर्ट के सामने पेश करें 2 हफ्ते के अंदर। इन सरकारें कहाँ हैं इतनी सारी चीज़ें सुनती हैं। अगस्त 2017 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यूपी सरकार भूल गई। 2 हफ्ते बीत गए, कोई ओपिनियन, कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर पहुंचा प्रदीप अदालत। कोर्ट को भी गुस्सा आया कि भाई हमारे आदेश की आप मतलब नहीं मान रहे तो बाकी का क्या करोगे। कोर्ट ने गुस्से में 10 लाख रुपए का एक तो पहले कहा कि जुर्माना, और उसके बाद फिर कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनल अपनी जो भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी करे, क्योंकि स्टेट जुडिशरी का मैटर था वहाँ पे। तो और डिले के लिए, क्योंकि उसके फैसले में 2 हफ्ते तक तो डिले भी किया था। अब जब ये आया और जुर्माना आया तो फिर थोड़ी सी यूपी सरकार घबराई और उसके बाद 26 सितंबर 2019, अब भी 2 साल निकल गए, 17 में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद 2019 26 सितंबर को हाई कोर्ट ने जब दोबारा भेजा कि आप अब जवाब दो, उसका अपॉइंटमेंट लेटर दो, तो 26 सितंबर 2019 को यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रदीप की अपॉइंटमेंट लेटर को जारी करने से मना कर दिया और कहा कि उसे जज की कुर्सी पर नहीं बिठा सकते। 2019 में रिजेक्ट हो गया अपॉइंटमेंट लेटर। अब जब ये रिजेक्शन आई तो प्रदीप कुमार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करता है और कहता है कि साहब जब मैंने सब कुछ ठीक ठाक किया, एग्ज़ाम सही से क्लियर किया, जो इल्ज़ाम थे वो कोर्ट मुझे बरी कर चुका है, तो फिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है? फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो इसलिए यूपी सरकार के उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए, जिसमें उसने हमारे अपॉइंटमेंट लेटर देने से मना कर दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये ऑर्डर यूपी सरकार का क्वैश करने की अर्जी के साथ प्रदीप कुमार पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से उसके फैसले सुनवाई सुनती है। वक्त बीत जाता है, बीतते बीतते 2024 आ गया। 16 में एग्ज़ाम पास किया था, 8 साल बीत गए, कई सुनवाई हुई, यूपी सरकार अड़ी रही, कोर्ट फैसले सुनाती रही। आखिरकार इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अभी 6 दिसंबर यानी कि लास्ट वीक, सिर्फ 8 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने। और इस ऑर्डर में ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि हम अपॉइंटमेंट न देने के ऑर्डर को क्वैश कर रहे हैं और अब इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाए
और इसके लिए हम आपको 2 हफ्ते दे रहे हैं। और साथ ही 15 जनवरी 2025 से पहले, 15 जनवरी 2025 से पहले जहां भी वैकेंसी हो पूरे उत्तर प्रदेश की अदालतों में, उस वैकेंसी में उस जगह पर प्रदीप कुमार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर अपॉइंट करके भेजा जाए 15 जनवरी 2025 से पहले। और फिर हाईकोर्ट ने इसके साथ ऑर्डर में यह भी कहा कि आप कैसे मना कर सकते हो। 2002 में वो अरेस्ट हुआ, 2014 में फैसला आया और फिर अब 2024 है। और क्या एक शख्स जिसको पकड़ा गया, इतना सीरियस एलिगेशन लगाया गया जासूस का, देशद्रोही का, तो क्या उसकी रिहाई के बाद या फिर वो जब बेल पे था तब क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस या एसटीएफ बाकी लोग उसकी तरफ से आंखें फेर चुकी थी? नहीं, 20 साल तक उसकी निगरानी की गई, 20 साल तक देखा गया कि वो क्या कर रहा है, 20 साल तक देखा गया कि बाहर आने के बाद, बरी होने के बाद उसका रवैया, उसका बर्ताव क्या है, 20 साल देखा गया कि उसके कोई अभी तक कनेक्शन तो नहीं है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। तो बाकायदा हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इन 20 सालों तक जाहिर है उसकी निगरानी की गई होगी, जाहिर है उसकी जासूसी की गई होगी, लेकिन उसके खिलाफ एक भी मामला कहीं भी पूरे यूपी में कोई दर्ज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे बाकी एजेंसियां हो, उन्हें कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो फिर एक बेकसूर शख्स को किस बात की सज़ा दी जाए। इसीलिए 15 जनवरी 2025 से पहले उसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बिठाया जाए। और अब चूंकि ये फैसला आ चुका है, उम्मीद यही है कि 15 जनवरी से पहले प्रदीप कुमार यूपी के किसी कोर्ट रूम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुना रहे होंगे। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं, हालात से हारना नहीं चाहिए। अगर आप सही हैं, आप सच्चे हैं, आप सही रास्ते पर हैं, तो इन मुश्किल हालात, इन मुश्किल वक्त को आप अपने जज्बे से काट सकते हैं। प्रदीप कुमार की ये कहानी वाकई प्रेरणा देने वाली कहानी। सोचिए कि एक जासूस और कहाँ अब एक जज, जो गलत इल्ज़ाम था। तो ये थी प्रदीप कुमार की कहानी, बल्कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रदीप कुमार जी की कहानी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अंशुल नायक, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशुल नायक जी। रोहित कुमार विश्वकर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित। अली हाशिम, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अली हाशिम। और ये भेजा अब्दुल्ला अंसारी जी ने है। साथ ही वायु, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वायु। और ये साहिल जी के बेटे हैं। इसके अलावा इत्तिशाम एंड महबूब आलम, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी इत्तिशाम एंड महबूब आलम। और ये भेजा है माशूक आलम ने। तो कहानी में आज इतने ही। अब कल संडे है, कल कहानी तो होती नहीं, लेकिन आज तक पर रात 11 बजे क्राइम कहानी आवे शम्स, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। और बाकी आपसे मंडे को मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कई जगह पे ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो ठंड से भी अपने आप को बचाइए, उसका भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं मंडे को रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।